हम्म। वेलकम बैक दोस्तों। आज मेरे साथ प्रहलाद यादव जुड़े हुए हैं। ये मेरे साथ एचसीएल में काम कर रहे थे और प्रेजेंटली ये नालको में वर्क कर रहे हैं। तो आप नालको में अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट पूरा देख सकते हैं, और जिसको ज्वाइन नहीं करना वो भी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली रिलेटिव कोई भी ज्वाइन करना चाहता हो उनके लिए भी पॉडकास्ट दे सकता है। तो अब मैं प्रहलाद यादव को पहले थैंक यू करना चाहूंगा कि वो मेरे चैनल पे आए, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो प्रहलाद, कुछ बताइए अपने बारे में। थैंक यू आदर्श। हम्म। मेरा नाम तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम प्रहलाद यादव है। एंड मैं जयपुर का, राजस्थान में जयपुर का निवासी हूँ। और मैंने अपना कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रिपलाइटिडियम कांचीपुरम से 2019 में पास किया। तो एक्चुअली वो इंटीग्रेटेड कोर्स था। तो उसके बाद मैंने पीएसयूज में, मेरा एक गोल था जाने का, पीएसयू ज्वाइन करने का। तो मैंने पीएसयू का ज्वाइन करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके लिए एक साल में मैं डीजी गया कॉलेज के बाद। तो वहाँ से कोचिंग लेने के बाद 2020 गेट दिया था मैंने फर्स्ट टाइम। तो उसमें मेरा 3000 रैंक अराउंड था, 3000। तो उसमें उस टाइम पे 2020 के अराउंड कोई कॉलेज भी नहीं, कोई पीएसयू नहीं मिलता था 3000 रैंक पे। जैसे आजकल 3000 रैंक पे भी मिल जा रहा है पीएसयू ओबीसी कैटेगरी के हाँ। लिए। तो मैंने सोचा उस टाइम पे कि 3000 रैंक आने के बाद कि मेरे से पीएसयू शायद नहीं हो पाएगा, मतलब गेट में अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। तो मैंने स्विच कर लिया एसएससी जेई वगैरह के लिए। और उसी टाइम पे 21 में एक राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई का एक नोटिफिकेशन आया था। तो मैं थोड़ा उसमें शिफ्ट हो गया कि स्टेट में जो नौकरी करूंगा तो अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने गेट वेट का प्रिपरेशन छोड़ के मैंने उस जेई के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए मैंने उसमें, पता है, राजस्थान जीके भी पूछता है वो, हम्म। टेक्निकल के अलावा। तो फिर मैंने उस राजस्थान जीके का कोई कोर्स लिया। उसके बाद उसके लिए पूरा नोट्स बनाना, जीके के लिए पूरा नोट्स, मतलब जीके का पता है अपना कमजोर होता है इंजीनियर्स का। तो हम्म। उस हिसाब से मेरी फिर उसके लिए मेहनत की, मतलब जेई के लिए। लेकिन उसमें मेरा डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक मेरिट और निकलता है, मतलब वो 2 टाइम्स कॉल किए थे डीबी के लिए। हम्म। तो फिर फाइनल मेरिट में मैं रह गया था राजस्थान जेई में। हम्म। तो उसके बाद मेरे को एक झटका सा लगा, क्योंकि मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी कि अब तो हो गया मेरा। हम्म। 21 का बात है ये। हम्म। तो फिर मेरिट लिस्ट निकला तो मेरा नाम नहीं था उस लिस्ट में। तो मेरे को लगा यार, एक झटका सा लगा, मतलब कि वापस से प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करना, एक जीरो लेवल से वापस से, क्योंकि मैंने हम्म। शायद 3 या 4 महीने प्रिपरेशन छोड़ दी थी एकदम। हम्म। तो फिर एसएससी जेई का फिर मैं लग गया। एसएससी जेई का मैंने 2 टाइम्स दिया, एसएससी हम्म। जेई। वो भी नहीं निकल रहा था। उसके पैरेलली जो भी पीएसयूज के जैसे एचपीसीएल के आते थे एग्जाम्स, और उसी टाइम पे एक एनएलसी का एग्जाम भी आया था। हम्म। और एचपीसीएल 2 टाइम्स आया था, वो सारे में देता था एग्जाम्स, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैंने सारे एग्जाम्स दिए। जैसे इवन एसएससी के जो सीजीएल वगैरह है, सीएचएसएल है, और इवन एक बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक हम्म। उसका हवलदार का पोस्ट था एक। हम्म। उसके लिए मैंने उसके लिए फिजिकल करके आया मैं, जोधपुर फिजिकल था। तो हम्म। मतलब मैं उसी टाइम पे हालत ऐसा था कि कोई भी जॉब मिल जाए, मतलब वो तैयारी उस हिसाब से था। लेकिन जब 22 गेट से जब ओएनजीसी ने, आईयूसीएल एनटीपीसी ने जो भर भर के वैकेंसी लिया, हम्म। तो मुझे लगा है नहीं, एक बार गेट और हमें भी देना चाहिए। इतना वैकेंसी हम्म। आ रहा है तो शायद हम भी शायद कहीं सेलेक्ट हो जाए। तो फिर 23 गेट मैंने दिया, उसमें मेरा 571 रैंक आया। हम्म। और उसी साल एचएल भी निकाला था वैकेंसी। हम्म। तो मैंने एचएल का एग्जाम भी दिया तो उसमें भी हो गया था। हम्म। एचएल के ज्वाइनिंग टाइम ही एनटीपीसी का भी ऑफर आ गया था फर्स्ट लिस्ट में। हम्म। तो उसी टाइम में कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कौन सा ज्वाइन करूं, एनटीपीसी जाऊं या एचएल जाऊं। हम्म। लेकिन हुआ क्या कि एचएल का ज्वाइनिंग थोड़ा पहले था एनटीपीसी पहले से। था। हम्म। तो लगभग अराउंड, हाँ, एक एक मंथ का गैप था शायद। तो मैं सोचा कि पहला जॉब है, काहे रिस्क ले, एक हम्म। बार एचएल ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो एनटीपीसी चले जाएंगे छोड़ के।
तो मैंने एचएल आ गया, बेंगलोर आ गया, ज्वाइन कर लिया। हम्म, तो आपको तो पता ही है, जब एचएल का जो इंडक्शन प्रोग्राम था, सुबह हम्म, सुबह 8 बजे बुलाते थे, हम्म। ऑडिटोरियम में वीडियो दिखाते थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उधर से, तेजस आ रहा है। तो वो फर्स्ट टाइम जब डिफेंस का ये चीज देखे, जब तो डिफेंस कंपनी में अगर तुम ज्वाइन किए हो और ये सब चीज देख रहे हो, तो एक वो रहता है ना कि अंदर से मोटिवेशन रहता है। एक जोश आ जाता है कि हम्म, देश के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो मेरे को लुभा दिया, मतलब कि मैं एनटीपीसी भूल गया, अब तो हम्म, यहीं रहना है, एचएल ही बढ़िया हम्म, कंपनी है, ये सब मेरा दिमाग में आने लगा। हम्म। तो एनटीपीसी का मैंने इवन वो ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं किया, कंफर्मेशन भेजना होता है कि मैं ज्वाइन हाँ, करूंगा, हाँ, हाँ। वो 7 डेज के वो, अंदर भेजना रहता है, तो मैंने हाँ, नहीं एक भेजा हफ्ते के वो। अंदर ही भेजना होता है। इसलिए हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो मेरे को एक्चुअली इतना पसंद आया कि मैं उसको ध्यान नहीं दिया, भूल गया। हम्म, फिर उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि नहीं यार, एनटीपीसी बढ़िया हो सकता है। हम्म, फिर मैं एक ईमेल भी भेजा था एनटीपीसी वालों को कि मेरा, मैं हम्म, भूल गया था, कंसीडर कर लीजिए, मैं जो हाँ। है करना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसका कोई हाँ, रिप्लाई नहीं आया था। हाँ। जब रिप्लाई नहीं आया तो फिर क्या था, ऑफर तो चला गया, तो फिर एचएल में ही रह गया। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं, जब हम फिर एचएएल में उसके न्यूली, बाद थोड़ा व्यूअर्स को हाँ बता हाँ देता हूँ, जब हम न्यूली एचएएल में इंडक्ट होते हैं, तो हम एक एक से 1.5 महीने में एचएमए के अंडर रहते हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती है, हमको खाना वाना दिया जाता है, एकदम प्रॉपर 5 स्टार स्टे, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। तो वहां पे आपको लगेगा बस यही है डेस्टिनेशन आपकी। उसके बाद जब हमारा सेकंड फेज शुरू होता है डिवीजन का, कि हमको देखना पड़ता है कि हम एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं और जाके करना है, उसमें आकाश और पाताल का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है बेसिकली। तो वहां पे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ड्रॉप होती है, और वहां पे जितने बच्चे इंडक्ट होते हैं, सबकी किताबें दोबारा से खुल जाती है कि नहीं, अब हमको कुछ और करना है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने भी एनटीपीसी के लिए दोबारा से उनको मेल मेल डाला, तो वो सबके साथ ही था, मेरे साथ सारे बच्चे पढ़ने में लग गए थे, सब टेस्ट सीरीज देने लग गए थे। और एचईएल का एक्चुअली इंडक्शन होता है अक्टूबर के टाइम पे, नवंबर के टाइम पे, और गेट होता है फेब के टाइम पे। तो जैसे आप इंड्यूस हो जाते हो, तो मैक्सिमम बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं कि अब तो चलो हो ही गए सेलेक्ट। लेकिन वो थोड़ी मिस्टेक थी हम लोगों की भी। तो ठीक है, फिर अब प्रहलाद, फिर आप आगे का बताइए। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि 1 महीना इंडक्शन के बाद बेंगलोर में एक हम्म, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए अपने अपने डिवीजन, जो पोस्टिंग आया था ऑफर लेटर में, वहां चले जाते हैं। हम्म, तो जब डिवीजन में जाते हो तो रियलिटी फेस होती है, मतलब जानने को मिलती है क्या एक्चुअली में हमारा जॉब रोल रहने वाला है, किस जगह पे किस एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं। हम्म, तो मेरा पोस्टिंग था कोरापुट, एचएल कोरापुट डिवीजन में, तो को इंजन डिवीजन में मेरा पोस्टिंग था। एक तो कोरापुट जब आ रहे थे, जब बेंगलोर से कोरापुट आ रहे थे, एक तो कनेक्टिविटी का इश्यू है। तो बहुत जब हम ज्यादा, बहुत वाइजैक से ज्यादा। हाँ। वाइजैक से कैब बुक करके आना पड़ता है, हम्म, तो वो 5 आवर्स का, अराउंड 5 और 6 आवर्स का जर्नी रहता है। तो हम्म, उसी 5 और 6 आवर्स में वो घाट सेक्शन बहुत आते हैं उसमें, कोरापुट आने के लिए। तो मिडिल में एक बार हम रुके थे, हम 4-5 लोग थे एक कैब में। तो हम थोड़ा मतलब कार कैब से उतरे बीच में, बीच रोड पे, क्योंकि इतना 5 आवर्स का जर्नी है, थोड़ा थक भी जाते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना रहता है, तो हम वहाँ चाय वाय पिए। तो वहां पे देखे, मतलब ऐसा जगह था ना, वहां पे ज्यादा कुछ दुकानें नहीं है, खाने पीने को नहीं है, इवन अब टॉयलेट के लिए जगह ढूंढ रहे थे, वो नहीं है, इतना गंदा एरिया था वो, मतलब एक छोटा सा गांव आया था बीच में। तो वो देखे यार, हमको लगा कि यार कहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं ये सब, कहाँ पता नहीं वो जगह कैसा होगा, मतलब एचएल कोरापुट है जो, वो भी अगर ऐसा ही है तो फिर नहीं रह पाएंगे बीच, मतलब बीच में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वापस चले जाते हम्म, हैं। तो लेकिन जब पहुंचे वहां पे एचएल में, तो जैसे सबसे इंट्रोडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे मतलब काम को समझे कि हमको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ, वो सब चीजें देखे, वहाँ का कैंटीन का जो खाना है स्पेशली, तो वो खाना खाए, तो मतलब हम्म, पूरी हम्म, चीजें अपने हिसाब से देख लिया कि अगर यहाँ रहना है तो क्या क्या चीज जरूरी है, वो कैसी है। हम्म, तो वो सब चीजें पसंद नहीं आई, तो फिर हम्म, एकदम डिमोटिवेशन हो गया कि यार बार बार लगता था एनटीपीसी क्यों छोड़े, फिर हर दिन लगता था। तो इवन मेरे दोस्त लोग भी थे, वो सब बोलते थे कि तू पागल है यार, एनटीपीसी छोड़ के यहाँ आया ऐसी जगह पे। हम्म, तो फिर मेरे को एकदम लगने लगा यार सच में,
ऐसी हम्म, जगह तो डिजर्व नहीं करता था मैं, अगर इतना मेहनत किया हूँ। हम्म, 19 के पास आउट के बाद इतना, तो ऐसी जगहों के लिए पोस्टिंग मतलब ठीक नहीं है, कुछ बेटर डिजर्व करता हूँ। हम्म, तो फिर उसी टाइम पे क्या हुआ कि मार्च में नालको ने निकाला एडवर्टाइजमेंट। हम्म। तो उसमें देखा मैं यार, अच्छा खासा वैकेंसी है, 127 वैकेंसी था हम्म। जीईटी का मैकेनिकल में। सिर्फ मैकेनिकल में तो 127 था? 23 गेट से ले रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम्म, हाँ 127। हम्म, तो मुझे लगा नालको बेसिकली उड़ीसा बेस्ड पीएसयू है, मतलब है सेंट्रल हम्म, पीएसयू लेकिन उड़ीसा में ही है उसका सब कुछ। हम्म, तो मुझे लगा कि अगर मेरा पोस्टिंग अगर कोरापुट एचएल कोरापुट में ही रहना है, क्योंकि वहां हम्म, से ट्रांसफर लेना बहुत मुश्किल है, मतलब लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। एटलीस्ट हम्म, 10 to 15 ईयर्स आपको रहना पड़ेगा एचएल कोरापुट में। हम्म, क्योंकि वो मेरे सीनियर से मैं पूछ रहा था वहाँ के जो लोग हैं, तो बोला यार बड़ा मुश्किल है यहाँ से ट्रांसफर होना। एक बार जो तुम्हारा पोस्टिंग हो गया वो हो गया, अब तुम 10-15 साल भूल जाओ। हम्म, तो मैंने सोचा अगर यहीं रहना है 10-15 साल, तो उस जगह पे रहेंगे। क्योंकि नालको भी उधर बगल में ही है, दामनजोड़ी में नालको है, वो सूनाबेड़ा में एचएल है। अराउंड 10 to 15 किलोमीटर का गैप है उनके, मतलब डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो मैं सोचा कि अगर उड़ीसा में ही रहना है तो फिर अच्छी जगह रहूंगा जहाँ मतलब बेसिक पे भी अच्छा हो, हम्म, फाइनेंशियली अच्छा हो। हम्म, हम्म, तो मैंने फिर एज ए नालको का फॉर्म भर दिया। और मतलब मेरा जो चॉइस था वो मतलब पर्सनल चॉइस था, मतलब कि मेरा प्रायोरिटीज क्या है, पर्सनल प्रायोरिटीज, पर्सनल गोल्स क्या है। हम्म। तो मैंने फिर नालको का फॉर्म भर दिया, उसके बाद जो भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू दे के आया। उसके बाद ये सिलेक्शन हो गया फाइनल, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जैसे एक डाउट आता है इंटरव्यू में, जैसे बाहर के इसरो के इंटरव्यू होते हैं जो एक एक घंटे चलते हैं, मतलब वो आपको डिजाइन करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। तो नालको का हम्म। इंटरव्यू क्या, जैसे पीएसयू में होते हैं कि बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर या जो आपका मैकेनिकल का होगा, तो बेसिक बेसिक करके छोड़ देते हैं, या उसका इंटरव्यू कितनी देर चलता है, क्या क्या सब कुछ हम्म। आपसे? तो नालको का इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत बेसिक चलता है। जब, हम्म, क्योंकि मुझे आइडिया था, क्योंकि मैं कुछ का सीनियर से भी बात किया था। इवन हम्म, नालको का इंटरव्यू आने से पहले, कॉल आने से पहले, मैं यहाँ, मेरे एक फ्रेंड है नालको में, यहाँ दमनजोड़ी में। हम्म, तो उससे मैं मिल के गया था यहाँ ही। यहाँ का जो जीईटी हॉस्टल है, टाउनशिप है, वो मैं पूरा देख के चला गया था कैसे क्या फैसिलिटीज है। उसी टाइम में फ्रेंड से पूछ लिया था कि इंटरव्यू कैसे क्या रहता है। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि इतना डीप नहीं जाने वाला, थोड़ा बेसिक बेसिक पहुंचेंगे ऊपर से। तो उसके लिए मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया था, ज़्यादा डीप में नहीं गया था। तो वही हुआ इंटरव्यू में भी, वही 10 मिनट्स, अराउंड 7 और 10 मिनट्स चलता है इंटरव्यू। हम्म, उसी में वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। जैसे वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग के टाइप के कौन कौन से हैं, हम्म। वो सब बेसिक, कास्टिंग प्रोसेसेस क्या है, वो सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो डीपली नहीं गए। तो जैसे प्रहलाद, आप 2019 के पास आउट हो, तो कभी आपके मन में नहीं आया आप प्राइवेट सेक्टर में स्विच करो? क्योंकि हम्म। प्राइवेट का तो कोविड टाइम में एकदम बूम आया था, वेबडी का, डाटा साइंटिस्ट का। और वहाँ पे मतलब मॉनेटरी भी काफी ज्यादा एडवांटेज है, जैसे आपको लोकेशन पे इशू था, कोरापुट मैं मानता हूँ बहुत रिमोट लोकेशन है, तो प्राइवेट में आपको वो सब नहीं, मतलब अच्छी जगह मिलती। तो आपके दिमाग में कभी आया नहीं कि आप आईटी सेक्टर में स्विच कर लो, प्रोफाइल बना के? देखो, मैं 19 के बाद मैंने जैसे एडीजी कोचिंग लिया, 2 साल, हम्म, 2020 और 2021, 2 साल कोविड में निकल गए। हम्म, तो मेरा प्रिपरेशन देखा जाए तो 3 साल का हो चुका था। हम्म, तो उसके 3 साल प्रिपरेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना, तो वो मतलब 3 साल बर्बाद है। हम्म, तो मैंने सोचा कि अगर इतना प्रिपरेशन कर ही लिया है तो थोड़ा और जो मतलब दम लगाएंगे, 1 साल और करेंगे, तो शायद अच्छा, मतलब पीएसयू, मेरा जैसे गोल था पीएसयू जाना, तो मतलब अच्छा मिल जाए शायद। हम्म। इसलिए मैंने प्राइवेट में नहीं ध्यान दिया इतना। पर एक एडवांटेज है मैकेनिकल के लिए कि आप एसएससी वगैरह के पेपर दे सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो हमारा तो पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं आती वैकेंसीज, आपको पता ही होगा। और हाँ, आपका वैकेंसी, लेकिन हमारा भी वैकेंसी जो आता है वो इलेक्ट्रिकल वालों के साथ कंबाइंड आता है। हम्म, हम्म, तो उसमें हमारा मैकेनिकल के बहुत कम सिलेक्शन होते हैं, एसएससी जेई में देख लो, या राजस्थान जेई में भी इवन वो भी हम्म, कंबाइंड आता है।
हम्म। तो वहाँ भी हमारे चांसेस कम है। इवन मतलब जेई वगैरह में मैकेनिकल का बहुत कम चांस है। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। हम्म। लेकिन मैकेनिकल केवल पीएसयूज ही ऐसा फील्ड है जहाँ मैकेनिकल वैकेंसी ज्यादा आती है। हम्म। और वो भी अभी आने लगी है 23 के बाद, इससे पहले भी कहीं आ रही थी। अभी जब आपने जैसे बताया आप 19 के पास आउट हो, उसके बाद तो मुझे शायद से ही 3 साल तक हाँ, वैकेंसी आई है। 3 साल तक तो पूरा सुना ही पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं आ रहा था। यस यस यस, उस टाइम पे मतलब ऐसा सिचुएशन था जिसका रैंक अंडर 200 300 है हम्म। उसको भी पीएसयू नहीं मिल रहा था। सही बात है, ट्रू। हम्म। 2018 में एक मेरा फ्रेंड था, उस उसका रैंक था अराउंड 150 के अराउंड गेट में, हम्म। मैकेनिकल में। उसको पीएसयू नहीं मिला था, मतलब ये हालत था उस टाइम पे। हम्म। लेकिन अभी तो देखिए, अभी नालको में अभी शायद थर्ड या फोर्थ लिस्ट आया है 23 गेट से। हम्म। तो उसमें 3000 4000 रैंक तक लोग आ रहे हैं। अभी तो ये शायद हालत है अभी। फिफ्थ लिस्ट भी आई है नालको की। एक्चुअली वो फोर्थ लिस्ट होगी, हाँ फोर्थ लिस्ट है वो। अच्छा, फोर्थ होगी। अच्छा प्रहलाद, अब आप ये बताइए, जैसे आपने मतलब 1 साल कोचिंग करी प्रॉपर मेडिसी में, तो आप मतलब ऑनलाइन कर रहे थे या वहाँ जाके लाडो सराय में कर रहे थे? नहीं, मैंने एक्चुअली जून में ज्वाइन किया था, 2019 के जून में। हम्म। तो मैंने वो मतलब लास्ट बैच था, मैं एडीजी का वो लास्ट बैच था। तो मैंने वो प्योरली गेट बैच था, वो एक होता है ना गेट प्लस ईएसी बैच। हम्म। तो हम्म। मेरा तो वो गेट प्योरली गेट बैच था, वो मैंने जून में ज्वाइन किया और दिसंबर में एंड हो गया था, 6 मंथ चला था। हम्म। तो उससे मैंने केवल 6 मंथ कोचिंग किया था, वो गिटोंडी में हम्म। मेडिजी का जो सेंटर है वहां से। हम्म। हम्म। उसके बाद मैं घर आ गया था क्योंकि दिल्ली में रहना थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा बहुत वो था, कंजेस्टेड एरिया था पूरा, पॉल्यूशन भी था। तो मैं घर आ गया था पूरा कोचिंग लेके, फिर घर से मैंने तैयारी की थी। तो अब इसमें बच्चों का क्या डाउट होता है, मतलब वो एक बार कोचिंग ले लेते हैं लेकिन फिर उनको लगता है मुझे कुछ और चाहिए, तो फिर दूसरे टीचर की तरफ जाते हैं। तो इसमें आपके कैसे सजेशन है कि अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए किसी टीचर के, आप बार बार उन्हीं नोट्स को पढ़ो, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे टीचर पे स्विच मार लो? तो ऐसा होता है बच्चा फिर एक ही सब्जेक्ट में मतलब इंकलकेट होकर रह जाता है, इसमें आप क्या कहेंगे? हम्म। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था जैसे, लेकिन मुझे ये पता था कि बहुत जगह मुंह मारेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म। हम्म। इसलिए हम्म। जो है एक ही को फॉलो करो, एक ही, जैसे मैंने मेडिजी का लिया तो मैं मेडिजी को फॉलो करता था। लेकिन हम्म। जो टॉपिक शायद मैं मेडिजी क्लासरूम में नहीं समझ पाया या मेरा ध्यान नहीं था, अच्छे हम्म। से समझ में नहीं आया, वो मैं पर्टिकुलरली वो टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ता था, यूट्यूब से। चाहे जो फिजिक्स वाला हो या जो भी अन अकेडमी, काफी लेक्चर्स है। हम्म। तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करता था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सब्जेक्ट ही सर्च कर रहा हूँ अलग से अलग कोचिंग से ले रहा हूँ। हम्म। जो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया मैं उसको सर्च नहीं करता था। तो वही है, एक ही मटेरियल को पकड़ो, उसी को बार बार रिवीजन करो, और जो नहीं समझ में आ रहा उसका टॉपिक सर्च करके उसको पढ़ लो। वो था मेरा। और जब आप पढ़ाई करते थे तो मतलब अपनी थ्योरी ही बार बार देखते थे, या एक बार थ्योरी देख ली और सीधा क्वेश्चंस, और फिर अगर कुछ समझ नहीं आया तो बैक टू थ्योरी? क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है उनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, तो मतलब 3 से 4 बार बस रीड ही करते रह जाते हैं। हम्म। ये इवन मेरे साल भी शुरू में, मतलब शुरू का जो हम्म। प्रिपरेशन का जो ईयर था मेरा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को भी लगता था कि यार एक बार थ्योरी रिवीजन मार लेता हूँ पूरा, उसके बाद ट्यूशन लगाऊंगा। हम्म। लेकिन उसमें थ्योरी पढ़ने में इतना, एक महीना पूरा, अगर पूरा थ्योरी पूरे सब्जेक्ट का पढ़ना है तो वो नहीं, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीना लग जाएगा थ्योरी थ्योरी पढ़ने में। तो हम्म। आपका 1 2 महीना तो वैसे निकल गया। हम्म। तो मैंने 1 2 साल वो गलती की। हम्म। लेकिन उसके बाद जब मतलब 1 2 साल के बाद मतलब ऑलमोस्ट थ्योरी क्लियर ही हो जाता है, कुछ कुछ हम्म। याद नहीं रहता। लेकिन फिर मैंने थर्ड ईयर से मैंने वो स्ट्रेटजी अपनाई कि नहीं, मैं डायरेक्ट ट्यूशन लगाऊंगा, जहाँ हम्म। अटकूंगा वो मैं रेफर करूंगा। मतलब ऐसा नहीं था पूरा पूरा थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि गेट गेट ऐसा एग्जाम है ना, आपको थ्योरी नहीं है, आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, एक टाइम हम्म। फ्रेम में, मतलब कि स्पीड के साथ उनको क्वेश्चंस करना रहता है। तो मैंने जब 23 गेट दिया तो वही, मैं थ्योरी बिल्कुल भी रेफर नहीं किया, हम्म। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाता था।
तो वो ये एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा खुद को कि थ्योरी रेफर नहीं करना चाहिए, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही काम निकलेगा। तो वो और है। अगर आप ये लेकिन जितने जल्दी एसएससी जेई समझ, में आपको थ्योरी पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। हाँ उसमें तो एसएससी जेई वगैरह की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उस यूथ में ही आपको वन लाइनर पूरा रटना हाँ हाँ, पड़ेगा। यूथ पब्लिकेशन हो गया। तो उससे एसएससी जेई वगैरह के पेपर अच्छे हम्म से निकल जाएंगे। एसएससी जेई हो गया, आपका आईएमडी का एग्जाम हो गया, और केवीएस का वर्क एक्सपीरियंस का हो गया, मतलब उस सब में वन लाइनर ही आते हैं। हम्म। और ये यस बताइए यस। कि आप टेस्ट सीरीज किसी एक इंस्टीट्यूट की फॉलो करते थे या बहुत सारे इंस्टीट्यूट की, जैसे पीडब्ल्यू में डीजी, एस एकेडमी? मैंने फर्स्ट टाइम जब कोचिंग लिया, कोचिंग के टाइम मैंने मेडी जी का दिया, मतलब। तो हम्म। फर्स्ट टाइम मैंने मेडी जी का ही लिया था। तो मेडी जी का हम्म। बाकी कोचिंग से टफ रहता है थोड़ा, हम्म। टेस्ट सीरीज। तो उसमें मार्क्स ज्यादा नहीं आते थे, 40 के अराउंड, 35 40, कभी 41 2। मेरा मैक्सिमम स्कोर अराउंड 50 था। इससे हम्म। ऊपर कभी गया नहीं मेडी जी की टेस्ट सीरीज में। तो उससे क्या ना कि मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता था, मेडी जी का टेस्ट सीरीज देने के बाद बहुत कम मार्क्स आते थे। तो मैंने क्या किया ना, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से मैंने मेडी जी नहीं लिया, मैंने लिया एस एकेडमी का। एस एकेडमी का थोड़ा ठीक रहता है। उसके बाद एक्सर्जिक, एक्सर्जिक है शायद। हाँ एक्सर्जिक है उसका, मतलब ये इन दोनों को मैं फॉलो करता था। मेडी जी का मैंने एक ही साल लिया क्योंकि उसमें टफ टफ रहता है रहते स्कोर हैं। करना। हम्म। तो हम्म। आप अब थोड़ा ये बताइए कि अब आपको नालको में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या मतलब सैलरी है, क्या पर्क्स हैं, ताकि जो भी ये देख रहे हो नालको में जो ज्वाइन करना चाहते हो और मोटिवेट हो। और वर्क कल्चर कैसे है, वर्क लाइफ कैसी है, अभी आप क्या काम कर रहे हैं, आप हम्म। मतलब आप इन एंड आउट पूरा नालको के बारे में बताइए। देखिए, जब आपका नालको में ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हम्म। उसके बाद आपका यहाँ पे ना, अभी क्या है ना, मैन पावर क्राइसिस है। मतलब इतने रिटायरमेंट हो चुके हैं ना नालको में। अभी ओवरऑल नालको में अराउंड 4800 एम्प्लॉइज है, केवल सभी अच्छा डिविजन्स है। में जहाँ भी इसका प्लांट है सभी मिला के। हम्म। तो मेरा भी यहाँ दामनजोड़ी में पोस्टिंग है, तो यहाँ पे अराउंड 1600 टोटल एम्प्लॉइज है। हम्म। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में इतना वैकेंसीज है ना, मैन पावर नहीं है। तो ये हम्म। अभी क्या ना, आफ्टर कोविड के बाद ये लोग केवल 15 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं। उसमें थोड़ा बेसिक, मतलब ऊपर ऊपर से कंपनी के बारे में बता देते हैं। जैसे दामनजोड़ी में क्या होता है, अंगुल में क्या होता है। तो वो पूरा हम्म। ऊपर ऊपर से पीपीटी से आपको 15 डेज के अंदर आपको पूरा करवा देंगे। हम्म। तो 15 डेज इंडक्शन प्रोग्राम के बाद आपको नेक्स्ट वीक से आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। हम्म। डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद एक वीक उसका इंडक्शन, इंट्रो क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है डिपार्टमेंट का, कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है। हम्म। तो उसके एक वीक बाद आपको फाइनल पोस्टिंग, मतलब जॉब में डाल देते हैं, मतलब कि आपको क्या करना है, जो भी तुम्हारा जॉब रोल है उसमें। तो मेरा अभी एसपीपी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। वो स्टीम पावर प्लांट करके है। हम्म। तो अभी क्या ना, यहाँ प्रोसेस इंडस्ट्री है तो इसके लिए पावर चाहिए। तो नालको पावर बाई नहीं करती है, खुद का पावर जनरेट करती है। अंगुल में भी देख लो, सीपीपी एक कैप्टिव पावर प्लांट है इसका। और यहाँ दामनजोड़ी में एक स्टीम पावर प्लांट है, क्योंकि प्रोसेस प्रोसेस के लिए ना स्टीम चाहिए हमको ज़्यादा। जो भी हम्म। बॉक्साइट से अगर एल्यूमिना हम लोग बनाते हैं, तो उस प्रोसेस बॉक्साइट टू एल्यूमिना कन्वर्ट करने में बहुत सारी स्टेजेस है, प्रोसेसेस है। तो उन प्रोसेसेस में स्टीम चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर स्टीम। हम्म। तो उसके लिए एक पावर प्लांट लगाया गया है यहाँ पे दामनजोड़ी हम्म। में। तो वो उसको बोलते हैं स्टीम पावर प्लांट। मतलब वो एक बेसिकली पावर भी जनरेट करता है और प्रोसेस को स्टीम भी देता है, को जनरेशन पावर प्लांट बोल सकते हो उसको। हम्म। तो उसमें मेरा मेरा वो डिपार्टमेंट है। मेरा अभी पोस्टिंग है कंट्रोल रूम, जो पावर प्लांट का कंट्रोल रूम है उसमें मेरा पोस्टिंग है। तो मेरा अभी 1.5 मंथ हो गया मेरा, मतलब कंट्रोल रूम हम्म। में मेरा शिफ्ट लग रहा है। अभी शिफ्ट ड्यूटी भी दे दी है ये लोग। एक बार फाइनल पोस्टिंग मिलने के बाद आपको तुरंत शिफ्ट में डाल देंगे, क्योंकि शिफ्ट मैन पावर टाइमिंग का क्या? बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो वहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग क्या क्या है? टाइमिंग ए बी सी और जनरल शिफ्ट चलता है यहाँ पे। जैसे ए शिफ्ट स्टार्ट होता है 6 o'clock मॉर्निंग से,
और हम्म। बी शिफ्ट 2 PM दोपहर के 2 बजे से 10 बजे तक। हम्म। और नाइट शिफ्ट रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा। और एक जनरल शिफ्ट होता है, वो 8 बजे से 5 बजे तक रहता है। वो नाइट शिफ्ट तो के बाद होगा होगा। ऑपरेशन यहाँ पे दो डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशन है। हाँ, हम्म। मतलब हमारा ऑपरेशन वालों का नहीं होता है, मतलब जनरल शिफ्ट उनका होता है जो एडमिन में है, HR वाले लोग हैं, या यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस के जितने भी मेंटेनेंस के लोग हैं वो जनरल शिफ्ट में आते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन जो ऑपरेशन के लोग हैं तो उनको नाइट शिफ्ट में बुलाते हैं सबको। हम्म। जैसे वो, जैसे यहाँ पे तो केमिकल वाले लोग हैं ज़्यादा, ऑपरेशन में केमिकल इंजीनियरिंग वाले रहते हैं, तो उनको हम्म। नाइट शिफ्ट में जॉब उनका लगेगा। और जिनका पोस्टिंग कंट्रोल रूम, जैसे मैं बताया SPP डिपार्टमेंट में कंट्रोल रूम में, उनका भी नाइट शिफ्ट लगेगा। हम्म। बाकी जितने भी लोग मेंटेनेंस में हैं, चाहे से वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो या मैकेनिकल मेंटेनेंस हो, उनको जनरल शिफ्ट लगता है। या अगर कभी बुला ले तो A या B शिफ्ट, C शिफ्ट नहीं लगता उनका। हम्म। वो है। और तो ये मेरा जॉब रोल हो गया नालको में। अब मैं बात हम्म। करूँ नाल। हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप आगे पर्क्स वगैरह आप बताइए थोड़ा, जिसके लिए पूरी व्यूअर्स, पूरी जनता जानना हाँ। चाहती है। यस यस। तो नालको का बेसिक पे अच्छा है इसका। इसका हम्म। ट्रेनिंग में आपका बेसिक पे 40,000 ही रहेगा। लेकिन जैसे HL में 40,000 था बेसिक, लेकिन वो 35% था पर्क्स एंड अलाउंसेस, वो नहीं देते को। लेकिन नालको का ये अच्छा बात है कि ये तो अभी मतलब ठीक ठाक है ट्रेनिंग में। और आपका ट्रेनिंग के बाद बेसिक पे बढ़ जाता है। वो एक एक इंक्रीमेंट भी लग जाएगा ट्रेनिंग के बाद, तो अराउंड 61,800 आपका बेसिक पे हो जाएगा। हम्म। इसी के साथ अगर आप M Tech भी किए हो तो आपका एक एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम्म। आपका मतलब 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा जब ट्रेनिंग के बाद। तो आपका हम्म। बेसिक पे हो जाएगा 63,600। हम्म। अरे तो वाह, वो अच्छा बहुत। चीज़ है। तो हम्म। पे स्केल अच्छा है नालको का। उसी की वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ, इधर आया। हम्म। वो भी एक रीज़न था मेरा। हम्म। उसके अलावा आपको यहाँ पे मोबाइल अलाउंसेस मिलेगा, वो ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। वो हम्म। 12,000 है मोबाइल अलाउंसेस। पर ईयर। और एक लैपटॉप अलाउंसेस है, वो भी ट्रेनिंग के बाद ही एप्लीकेबल है। हम्म। हम्म। वो 90,000 है लैपटॉप हम्म। का। उसके अलावा आपको एक वो तो एक मतलब यहाँ पे नालको में एक जैसे ग्लासेस का भी एक अलाउंसेस रहता है, लेकिन वो 3 ईयर के बाद मिलेगा। जब आप 3 साल 3 साल काम कर लोगे उसके बाद एलिजिबल हो गया आप। और उसके अलावा बहुत सारे लोन स्कीम्स भी है यहाँ पे, जैसे फर्नीचर NTPC में वगैरह। है। जैसे आप फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, क्या क्या। फर्नीचर अलाउंस जो होता है। हाँ हाँ, यहाँ पे फर्नीचर अलाउंस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। बात चल रहा है, मतलब अभी मैनेजमेंट पे बात चल रहा है फर्नीचर का। तो शायद हम्म। आने वाले साल में हो जाए, लेकिन अभी नहीं है। हम्म। और मेडिकल बेनिफिट्स हाँ, जैसे कैसे मैं हैं? बोल रहा था कि हाँ हाँ, मेडिकल बेनिफिट्स अच्छे ही हैं। मतलब कि जैसे HL में लिमिटेड बेनिफिट्स थे मेडिकल के, हम्म। हम्म। लेकिन नालको का अनलिमिटेड है। मतलब तो आप इनसे जो भी एम्पेनल हॉस्पिटल से अगर वहां से इलाज करवाते हो तो पूरा कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम्म। लेकिन अगर मान लो आप, जैसे मैं राजस्थान का हूँ, वहां तो इसके कोई एम्पेनल हॉस्पिटल नहीं है। हम्म। तो मुझे जस्ट एक वहां पे अगर मैं इलाज करवाता हूँ तो इनको जैसे एक इंटीमेशन देना होगा कि मैं, ये ऐसा ऐसा हो गया है, मैं यहाँ इलाज करा रहा हूँ। अगर वो आप इंटीमेशन दे दिए हैं तो उसका भी आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। लेकिन जो वो रिफंड होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो रेट होता है उसके हिसाब से हम्म। होगा। ओके। हम्म। तो बेटर मतलब, अगर प्राइवेट वाले का रेट ज़्यादा है तो वो रेट नहीं मिलेगा यहाँ पे। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है उसी रेट के हिसाब से आपको पूरा जो भी रिफंड होगा पैसा। ओके। हम्म। लेकिन आप एम्पेनल हॉस्पिटल से अगर इलाज करवाते हैं तो आपको चाहे से वो कितना भी हो, अनलिमिटेड है मतलब। हम्म। तो आप अभी कुछ बता रहे थे इससे पहले, मेडिकल का जब मैंने पूछा।
हाँ, मैं बता रहा था, जैसे आपको ट्रेनिंग टाइम में कि एडवांस मिलता है आपको, अगर सैलरी एडवांस चाहिए तो वो 45 डेज का भी है। आप 45 डेज का सैलरी एडवांस में ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग के टाइम का है। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक कंपोजिट अलाउंस करके होता है। उसमें हम्म। रहता है आपका 6 मंथ्स का बेसिक प्लस डीए। हम्म। वो आप एक एक साल बाद वो एडवांस ले सकते हो। हम्म। और उसके बाद भी एक कार लोन, बाइक लोन, ये वगैरह, वो हाँ, वो तो आफ्टर हर जगह है। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के हम्म। बाद उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, तो वो सब मतलब फैसिलिटीज भी है यहाँ पे। तो ये मैं पहले आप लोग को बता दूं व्यूअर्स को, ये सब एचएएल में कुछ भी नहीं था। एचएएल में जो हम लोग को शूज का अलाउंस मिलता था, और हमको जो ड्रेस मिलती थी उसके स्टिचिंग का अलाउंस मिलता था। और प्रहलाद कुछ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। और कुछ नहीं था, और ऊपर से आपको जो भी मिल रहा है काट लिया जाएगा। मतलब मैं किसी का, मतलब हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है और एचएएल है, और आप एज अ डिजाइन ट्रेनी जा रहे हैं, तो आप आंख बंद करके जाइए, क्योंकि पहली नौकरी सच में बहुत बड़ी होती है, जिसे प्रहलाद ने कहा। उनके पास एनटीपीसी का ऑफर था, एचएएल का ऑफर था। तो जो भी आपके पास पहली नौकरी आई है, आप उसको पकड़िए। उसके बाद आप मतलब आगे क्या करना है आप खुद ही सोचने लग जाओगे। एक टाइम ऐसा आता है कि आप सारे, जैसे प्रहलाद ने खुद बताया, वो एसएससी का एग्जाम दे रहे थे। वो सारे एग्जाम दे रहे थे जितने अटेम्प्ट, मतलब कोई भी निकल जाए। तब तो ऐसा हो जाता है कि हमको नॉर्थ ईस्ट भेज दो, साउथ भेज दो, नॉर्थ भेज दो, जम्मू कश्मीर भेज दो, बस एक जॉब दिलवा दो सरकारी। वो एक टाइम जब आपका डाउनफॉल आता है, जब आपकी लेवल बन जाता है, तो आपके यस। एक साथ ही सारे एग्जाम निकलने लग जाते हैं। तो आप ऐसा एचएएल को ऐसा नेगेटिव मत लीजिएगा। अगर आपको वो निकल रहा है तो आप उसको अच्छे से जाके ज्वाइन करिए, बट अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, तब आप इतना दिमाग लगाइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब जैसे हमने थोड़ा मोड़ा बताई थी एचएएल में क्या था और नालको में क्या बेनिफिट्स हैं, एनटीपीसी के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें। हाँ प्रहलाद। और प्रहलाद, एक चीज और पूछनी थी जैसे। जैसे नो डाउट एचएल। हम्म। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रहा था, नो, हाँ हाँ, नो डाउट एचएल बहुत बढ़िया कंपनी है। हम्म। जो जो लोग मतलब पैशनेट है अबाउट एरोस्पेस इंडस्ट्री में, उनके लिए बहुत बढ़िया लैंडिंग मिलेगा आपको। हम्म। लैंडिंग के हिसाब से मैं मतलब एचएल को बहुत बढ़िया मानता हूँ। हम्म। लेकिन मेरा जो पर्सनल गोल्स थे वो वहाँ हम्म। पे मीट नहीं हो पा रहे थे। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, हम्म। आपके पर्सनल गोल्स क्या है। नो डाउट सारी पीएसयूज यूनिवर्सली सही नहीं होती है, मतलब कि हम्म। हर चीज सही हो वो कहीं नहीं मिलेगा कोई सी भी पीएसयूज में। हम्म। तो आपके पर्सनल गोल्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पीएसयू ज्वाइन करना है। हम्म। क्योंकि हर एक पीएसयू की खासियत होती है, प्रोज भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं उसके, लेकिन वो आपके पर्सनल गोल्स के साथ कहाँ फिट हो रहे हैं। हम्म। चाहे से आपका जो भी गोल हो या लोकेशन हो, जो भी प्रेफरेंसेस हो आपकी, तो उसके हिसाब से आपको चूज करना है कि कौन सी पीएसयूज में जाना है। हम्म। तो मेरे केस में मेरा पर्सनल गोल अलग थे, मेरा प्रायोरिटीज अलग थे। तो मैंने एचएल छोड़ के मैंने नालको ज्वाइन कर लिया। हम्म। और प्रहलाद, एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेडी की फीस इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब अब 1 लाख हो गई है क्लासरूम की। और मतलब उनकी टेस्ट सीरीज भी काफी एक्सपेंसिव है। तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम बता सकते हो, कुछ टीचर्स के नाम जो फ्रीली अपने घर पे बैठ के तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चा हो। हम्म। जैसे जैसे मैंने 23 गेट दिया था, तो उस टाइम पे जैसे थ्योरी में जैसे मैं बताया पढ़ता ही नहीं था, मेरे पास नोट्स थे लेकिन मुझे ऑलमोस्ट दिमाग में थे। लेकिन मैं क्या करता था, फिजिक्स वाला है तो हम्म। उसके मैराथन वीडियोस है यूट्यूब पे, बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट की मैराथन वीडियोस है। हम्म। तो अगर आपका प्रिपरेशन मान लो हो चुका है 1-2 साल का, तो हम्म। आप फिजिक्स वाला के मैराथन वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो जैसे फ्रेश स्टार्ट भी कर रहे हो, तो भी हम्म। फिजिक्स वाला के मैं बेटर मानूंगा उनका। अभी जब 23, जब अभी तो पता नहीं क्या फैकल्टी कौन कौन से हैं, हम्म। लेकिन 23 में जब मैं देखता था तो अच्छा फैकल्टी था उनके पास। और सारे हम्म। वीडियोस यूट्यूब पे हैं, फ्री फ्री है वो सारे। हम्म। हम्म। तो एक फिजिक्स वाला आप देख सकते हो, फिजिक्स वाला का अच्छा अच्छा कंटेंट है। हम्म। उसके अलावा मैं केवल फिजिक्स वाला को फॉलो किया हूँ, मतलब बाकी अगर आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
हम्म। अन अकेडमी पे काफ़ी अच्छे वीडियोस है कुछ कुछ के। इसमें वैसे मैं भी बोलना तो चाहूंगा आप लोगों वो को। है, फिजिक्स वाला को फॉलो कर सकते हो। जैसे फिजिक्स वाला या एस अकेडमी आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा होता है, जो टीचर होता है आपको बस उससे पढ़ना है। लेकिन अगर आप अन अकेडमी या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी को डिफेम में कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आप अन अकेडमी को लेते हो तो एक ही सब्जेक्ट के बहुत टीचर्स हैं। तो ऐसा हो सकता है वो टीचर आपको स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा हो, लेकिन जैसे ही टॉपिक हम्म। टफ हुआ तो आप कह रहे हो अरे ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, टीचर बदल लेते हैं। तो उस केस में आपका एक भी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कोई भी टीचर हो, बस आप एक बार पहले पूरा सुनिए, खुद से पढ़िए, फिर आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केस में फिजिक्स वाला मैं भी बोलूंगा बहुत अफोर्डेबल और बहुत बेस्ट है, अगर जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। यस यस। इवन अभी फिजिक्स वाले का जो ईएससी का जो कोर्स है वो भी अराउंड 14 या 15,000 है। हम्म। मतलब ज़्यादा वो नहीं है, कॉस्टली नहीं है। और हम्म। अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं वो लोग हमको। हम्म। फिजिक्स वाला ने कोई हम उसका प्रमोशन पेड नहीं नहीं। करे, हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम हम्म। पर्सनली बोल रहे हैं कि आप फॉलो कर सकते हो। एक हाँ। चीज और बताऊंगा, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए जो एसके मंडल का जो कंटेंट है। हम्म। एसके मंडल सर को तो शायद सब लोग जानते ही होंगे जो मैकेनिकल के हैं। तो मैं उनका कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, उनका मैं जो भी गूगल जानता हूँ ड्राइव पे उन्हें। जो कंटेंट है, उनके जो पीपीटीज है, हम्म। आप भी जानते हो ना। हाँ। हम्म। तो उनका जो, मैं बीच बीच में उनका कंटेंट भी बहुत फॉलो किया हूँ। मतलब उनके जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के उन्होंने पीपीटी में जो है ना, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस डाल रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एस के मंडल सर का वो उठा लो, उसका प्रिंट आउट ले लो और उसके सारे क्वेश्चन लगा लो। पूरे हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें हैं, तो वो सारी कवर हो जाएंगे आपकी। हम्म। तो एस के मंडल सर को भी मैंने काफ़ी, मतलब उनके भी जो पीपीटीज है उनको काफ़ी फॉलो किया है। और एक्चुअली में वो बेस्ट है। हम्म। मतलब उन्होंने इस तरीके से डिजाइन करके रखा है ना, मतलब आपका एक ही पीपीटी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस, आंसर की सब कुछ है। मतलब अच्छे हम्म। एक पैकेज, मतलब मैं मानूंगा कि वो मतलब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम्म। और उनके तो इवन यूट्यूब पे भी उनके काफी वीडियोस है। हम्म। सॉरी गाइस, तो बीच में नेट का थोड़ा इशू था। तो हम मोंडाल सर के बारे में बात कर रहे थे, आप प्रहलाद बताइए। उनके टेस्ट सीरीज आप कह रहे थे सफिशिएंट है, ये हैं मतलब अच्छे हैं, और उनका जो प्रॉपर पैकेज है वो काफी सही है। ये से मतलब आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आप मॉडल सर के जो भी सब सब्जेक्ट के उन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। हम्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है तो आप वो फॉलो और कर सकते हो। प्रहलाद, जैसे आप बता रही थी कि एचएएल आप कोरापुट में पोस्टेड थे, बट अभी आप सोनापेड़ा में है, जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो हार्डली आपकी लोकेशन में कोई चेंज आया होगा। तो या दामनजोड़ी में भी आप है शायद। हम्म। हाँ हाँ, सोनापेड़ा में एचएएल था, अभी आप दामनजोड़ी में। तो उसको लेके आपका क्या पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे अगर मेरा एचएल का पोस्टिंग अगर मान लो कि नॉर्थ साइड होता, तो मैं एक बार सोचता कि मेरे घर के नजदीक है, हम्म। तो मैं उधर नालको में क्यों जाऊंगा, मतलब वो तो पूरा उड़ीसा में है। हम्म। तो एक बार मैं सोचता अगर एचएल का मेरा पोस्टिंग नॉर्थ में होता, जैसे कि एचएल लखनऊ या कानपुर या नासिक में भी होता, तो मैं सोचता। हम्म। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि एचएल कोरापुट से जाना मतलब इसको पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते हैं। तो काला यहाँ पे पानी। लोग इजीली आ तो जाते हैं, लेकिन जाना बहुत। हाँ। तो अगर ऐसे ही घिसना पिटना है यहीं पे, और उस बेसिक पे में अगर घिसना पिटना है 40 बेसिक पे में, इवन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद भी 40 ही है, हम्म। तो फिर वे उस पीएसयू में जाएंगे ना जो मतलब अच्छा पे, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो अच्छा हो। ट्रू। तो इसलिए मैंने फिर एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नालको का ज्वाइनिंग मेरा शायद पोस्टिंग भुवनेश्वर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहां से कनेक्टिविटी, मेरा डायरेक्ट फ्लाइट लेके मैं जयपुर जा सकता हूँ। हम्म। वो मैं सोच रहा था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मतलब फाइनली वहीं गिर गया, मतलब जहाँ कोरापुट में था वहीं पे आ गया वो। हम्म। तो फिर तो नाल लगा कि चलो ठीक है, कभी तो ट्रांसफर होगा उधर भी। हाँ, नालको में तो हम्म। ट्रांसफर इतने टफ नहीं होंगे छेज की तरह, मतलब वहाँ तो आप जब चाहो तब ट्रांसफर ले सकते हो। जब नहीं मतलब फिर भी रिक्वेस्ट बेसिस पे। नहीं नहीं, यहाँ भी
नहीं, सेम जैसे HL कोरापुट पनिशमेंट पोस्टिंग है, वहां नालको का पनिशमेंट पोस्टिंग दमनजोड़ी है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, यहाँ से लोग आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाना बहुत वही ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जो नालको का जो मेन प्लांट है, जहाँ हम्म। से मतलब वही सब प्लांट को चला रहा है, तो ये दमनजोड़ी वाला है। क्योंकि हम्म। यहीं से आपका बॉक्साइट आएगा, एल्यूमिना बनेगा, एल्यूमिना बन के पर वो अंगुल जाता है, वहां पे आपका स्मेल्टिंग होता है, वहां पे जो भी एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है, वो वहां बनते हैं। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली यहाँ पे बहुत मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है। हम्म। ऑलरेडी ही यहाँ पे इतने लोग, कम कम लोग हैं ना, तो यहाँ से अगर कोई ट्रांसफर करेंगे ही नहीं ये लोग, तो वो चीज़ है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। वो होगा ट्रांसफर तो 15 और 20 ईयर्स की सर्विस के बाद करना ही पड़ेगा। वो कोई एक रूल है इनका नालको का कि एक लोकेशन पे आप 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं रह सकते। तो वो है। तो मेरा ये था कि अगर नालको में मतलब यही लोकेशन है तो वहां रहूंगा जहाँ मुझे थोड़ा फाइनेंशियली तो स्टेबिलिटी मिलेगा। फाइनेंशियली तो मैंने स्ट्रॉन्ग। फिर नालको स्विच किया। यस। और प्रहलाद, वहाँ पे टाउनशिप कैसी है जहाँ आप लोग रह रहे हैं? टाउनशिप फैसिलिटी अच्छी है मतलब? और कितने मतलब क्वार्टर्स का है, कितने रूम्स का आपको क्वार्टर्स मिलेगा? देखो, नालको दामन जोड़ी का मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ मतलब HL कोरापुट से, तो उससे तो बेटर है टाउनशिप। यहाँ के लोग मतलब मेंटेन करके रखे हैं। हम्म। चाहे से वो, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है यहाँ पे। हम्म। कोरापुट जो HL कोरापुट है वो भी जंगल में ही है, ये नालको भी जंगल में है, इनका जो टाउनशिप हम्म। है। तो लेकिन इनके नालको ने अच्छा मेंटेन करके रखा है, जो भी साफ सफाई है, घास घास का मतलब कटिंग है, जो भी अच्छे से काट के रखा है। लेकिन HL कोरापुट में हम जो रशियन क्वार्टर्स में रहते थे, उसके सामने इतना बड़ा बड़ा घास है ना, हम इवन वहां पे हम जो पानी लेने जाते थे, वहां पे एक्वागार्ड नहीं लगाए थे। वहां का HR इतना वो था कि मतलब हमारे बहुत मल्टीपल रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी वहां पे एक्वागार्ड नहीं लगाए थे। हम्म। हम लोग पानी शाम को, हम सारे आठ आठ लोग थे, हम सब लोग मिलके पानी लेने जाते थे। एक हेड पंप था वहां पे, तो उससे पानी लेने जाते थे और उस घास के अंदर से जाते थे हम, मोबाइल का टॉर्च जला के। मतलब इतना कंडीशन बेकार था वहां का टाउनशिप का, वो लोग मतलब कुछ मेंटेनेंस पे ध्यान ही नहीं देते थे। उसी बारिश के मौसम में इतना बड़ा घास है और वहां पे जंगल एरिया है, तो ऑब्वियसली सांप वगैरह तो बहुत है वहां पे। तो हम लोग इतना डर डर के पानी लेने जाते थे। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए उसका, जैसे हमारा रशियन क्वार्टर वाला एरिया ही नहीं है, उनका पूरे टाउनशिप में जहाँ भी क्वार्टर्स है उनके सामने इतना बड़ा बड़ा घास है। उन्होंने केवल रोड को मेंटेन करके रखा है, बाकी कुछ भी घर के सामने साफ सफाई कुछ नहीं है। उनके जो भी पुराने जो रशियन मार्केट है, उनको भी मेंटेन नहीं कर रखा है उन्होंने। मतलब वहाँ का कंडीशन बेकार, ओवरऑल मैं बेकार बोलूंगा, जो नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से नालको का कंडीशन बेटर है टाउनशिप का। इन्होंने मतलब अच्छे से साफ सफाई करके रखा है। इवन अभी क्वार्टर्स हैं उनका भी इनोवेशन का काम चला है अभी भी। मतलब इनके वाशरूम वगैरह जो टाइल्स लगी है वहाँ पे अच्छा काम हो गया है अभी। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है कार्ड क्वार्टर्स। तो जैसे अभी हम ट्रेनिंग में, तो हमको GT हॉस्टल मिला हुआ है। तो अभी भी GT हॉस्टल में इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है, पहले तो बहुत खराब था। लेकिन अभी इन्होंने इनोवेशन करके इन्होंने टाइल्स वगैरह लगा दी है यहाँ पे। रूम्स के अंदर AC, और ये TV दे दिया है एक सैमसंग का, मतलब वो स्मार्ट TV है जो वाईफाई कनेक्ट तो होगा अभी उसमें अच्छे से। ट्रेनिंग में आपको आप कुछ क्वार्टर्स भी अलॉट मतलब यूज होते हैं का या अच्छे से फिर यूज कर। बैचलर हॉस्टल मिला है? नहीं नहीं, अभी क्वार्टर्स से वो मतलब तुम्हारे नीड के बेसिस पे है। अगर आप मैरिड हो, आपको फैमिली लाना है, तो आप रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन देके आप, आपको क्वार्टर मिल जाएगा, क्योंकि अवेलेबल है क्वार्टर्स इधर। तो वो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, मतलब ट्रेनिंग में भी आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा। ओके, ये लेकिन तो अच्छी यहाँ का बात है। जो हाँ। GT हॉस्टल है वो भी काफी बढ़िया है, मतलब। खैर, ये तो प्रहलाद आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई इंजीनियर 4 साल तैयारी मतलब इतनी तैयारी कर रहा है, तो वो बेसिक फैसिलिटी पानी का और हम्म। क्वार्टर्स का ये तो मतलब डिजर्व करता ही है। क्योंकि HCL वगैरह या किसी भी PSU को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए। यस यस। यार वैसे मैंने दो दो इशू मैंने
हाँ, सो प्रहलाद, हम क्वार्टर्स की बात कर रहे थे। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला है कि मतलब मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी काम कर रहे हैं या इतनी सालों से आपने मेहनत करी है, बीटेक के बाद आपने ड्रॉप लिया है, 3-4 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, तो बेसिक फैसिलिटी हर कोई डिजर्व करता है। चाहे वो वाटर की फैसिलिटी हो या क्वार्टर्स की फैसिलिटी हो, क्योंकि फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? फिर तो आप अपने घर से भी दूर रह रहे हैं और प्रॉपर फैसिलिटीज भी ना हो, तो फिर मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है इसका। सिर्फ आप जॉब सिक्योरिटी के पे जा रहे हो तो। और हाँ, प्रहलाद। आपने सही कहा। हम्म। लेकिन मैंने मैंने देखा है ना कि जो भी न्यू इंडक्शन होता है, जो भी न्यू ज्वाइनी होते हैं, हम्म। प्रहलाद, आपका ऑडियो या वीडियो नहीं आ रहा है। प्रहलाद, 1 मिनट। आपका माइक भी म्यूटेड है। यस प्रहलाद, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। 1 सेकेंड। ओके। हाँ, हाँ प्रहलाद, आपका वो ऑडियो और वीडियो चला गया था, पर अब कंटिन्यू करते हैं। आप क्या बता रहे थे? क्वार्टर्स की बात चल रही थी। हाँ, मैं क्वार्टर्स के बारे में बात कर रहा था। मतलब हाँ, वही एचआर के लोगों को समझना चाहिए, अगर कोई न्यू ज्वाइनी है हम्म। उनके लिए एटलीस्ट अच्छी फैसिलिटीज दी जाए उनको। लेकिन जैसे एचएल कोरापुट में मैं बात करूँ, वो फैसिलिटीज हमको नहीं मिला। हम्म। इवन जब हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो हमको इवन यहाँ के लोगों को कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हम्म। एचएल बेंगलोर से यहाँ के एचएल कोरापुट को कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो इन लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं करके रखी थी। हम लोग यहाँ पे आए, हमको कोई रिसीव करने भी नहीं आया। रिसीव तो छोड़ो, एटलीस्ट हम जो आ गए हैं तो हमको एटलीस्ट रूम तो अलॉट होना चाहिए। वो हम्म। रूम अलॉट करने के लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया। हम लोग रात को पहुंचे थे 10-11 बजे, हम्म। लेकिन हमको कोई रूम नहीं दिया गया। फिर हम वहाँ के कुछ सीनियर्स थे कोरापुट के, तो उन लोगों से में हम बात किए, तो उन्होंने कई व्यवस्था करवाई। केवल 1-2 दिन के लिए एचएल गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुकवाया गया। हम्म। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ के लोगों को मतलब कोई केयर केयर नहीं है यहाँ से। अगर एचएल कोरापुट में कोई आना नहीं चाहता, अगर हम्म। कुछ लोग आए तो एटलीस्ट उसका अच्छे से मतलब रिसीव करना चाहिए, उनके लिए अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो हमारे लिए नहीं हुई। हमको उस दिन भी बहुत गुस्सा आया था कि यार, हम्म। मतलब कैसी कंपनी में आ गए यार, कहाँ पे आए। एक तो जगह ऐसी है, ऊपर से हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हम्म। तो वो भी एक मतलब ऐसे डिमोटिवेटिंग था। हमारा अच्छा इंट्रो नहीं हो, मतलब इंट्रो क्या, हमारा यहाँ से जो इम्प्रेशन था फर्स्ट टाइम जो आए थे चल कोरापुट में, वो बहुत बेकार था। हम्म। हम्म। तो वही एचआर को अच्छे से मतलब कोई भी पीएसयूज हो, इवन नालको का मैं बात करूँ तो यहाँ का एचआर भी इतना अच्छा नहीं है। हम्म। एचआर के लोग मतलब सब जगह ऐसा ही हालत है। तो मतलब इनको अच्छा करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, वो तो इम्प्रूवमेंट हर फील्ड में हर किसी को चाहिए होती है प्रहलाद। और चलिए ठीक है, अब हमने बहुत बातें कर ली हैं। और आपने इन एंड आउट पूरा सब कुछ बता दिया नालको के बारे में, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। अगर कोई भी नालको ज्वाइन करे, मुझे लग रहा है कि वीडियो अगर वो पूरी देख लेगा तो मोर देन इनफ है। या उसका कोई फ्रेंड भी ज्वाइन करना चाहेगा। तो एज अ नालको नहीं, एज अ कंप्लीट पीएसयू का आपने ओवरऑल ऑलराउंडर दे दिया। आपने बीच में एचएएल के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, नालको के बारे में सब कुछ बताया। तो आपने मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जो ड्रीम जॉब होती है पीएसयू, वो आपने बता दिया है। सो प्रहलाद, एक नॉर्मल क्वेश्चन की फ्यूचर में आप गैस वगैरह की तैयारी करना चाहेंगे, या अभी आप चाहें सेटल हैं, खुश हैं? देखो, मेरा प्रायोरिटीज था, मुझे मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेना था। हम्म। तो अभी मुझे जॉब मिल गया है। हम्म। तो अभी मेरा मतलब अभी तो हाल फिलहाल तो कोई ख्याल नहीं है ये चीज जाने का। हम्म। लेकिन अभी 1-2 साल का टाइम है, अभी भी मैं अगर उसका प्रिपरेशन करना चाहूँ तो अभी मैंने सोचा नहीं है। लेकिन हम्म। अगर मैं सोचूंगा तो मैं ऑब्वियसली एक बार ट्राई करूंगा ईएससी का। तो वो है। हम्म। हाल फिलहाल मेरे को मतलब कोई ऐसा कुछ विचार नहीं है। चलिए ठीक है प्रहलाद, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। और आप जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को जो इस चैनल को देख रहे हैं? धन्यवाद आदेश, आपने मतलब मेरे
को इनवाइट किया, मतलब आपके इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मुझे भी अपनी बातें, कुछ अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। हम्म। शायद उसका मतलब, शायद मेरा जर्नी किसी को कहीं मतलब फायदेमंद हो, कहीं हेल्प करे। चाहे से वो कोई पीएचडी छोड़ने में हो, या लाइफ में कुछ करियर के डिसीजन लेने में हो। हम्म। तो उसके लिए धन्यवाद। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप मतलब एक बार जो गोल डिसाइड कर लिए हैं, जैसे जैसे मैंने क्या गलती की थी कि मैंने गेट का पीएसयू जाना था, मेरा गोल था, लेकिन मैं बीच में डाइवर्ट हो गया। वो हम्म। थोड़ा एसएससी जेई का, राजस्थान जेई का, हम्म। अदर्स एग्जाम में घुस गया। अगर हम्म। मैं उस टाइम पे डाइवर्ट नहीं होता तो मेरा बहुत जल्दी जॉब लग जाता। इवन हम्म। 21 या 22 में मेरा हो जाता। हम्म। तो वही है, एक बार जिस टारगेट को आप पकड़ लिए हैं उसको कंसिस्टेंट रहिए। चाहे से आपको रिजल्ट 1 साल में ना मिले, 2 साल में मिले, लेकिन वहां पे कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इधर उधर ट्राई करेंगे, ये एग्जाम भी दे लूँ, वो एग्जाम भी दे लूँ, उसमें हो जाएगा कहीं, जो जो मैं गलती किया था, हम्म। उधर उधर भटको मत। आपने हम्म। जो डिसाइड कर लिया, आप उसी को पकड़े रहो, तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा। वही कहते हैं ना कि इधर उधर मेहनत करने से अच्छा है एक ही जगह मेहनत कर लो। क्योंकि हम्म। आपका एनर्जी है जो, वो तो मतलब सीमित है। मतलब अगर आप उसको अगर 10 चीजों में लगाओगे तो वो बट जाएगा। अगर उसी उसी एनर्जी को एक ही जगह लगाओ तो ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। हम्म। तो यही है मेरा यूएस के लिए। चलिए ठीक है प्रहलाद, मैं फिर से आपको जाते जाते थैंक यू बोलना चाहूंगा, और थैंक यू नालको ऑफिसर मेरे चैनल पे आने के लिए। और लोगों का सपना होता है, आपने उन लोगों को काफी कुछ बताया, धन्यवाद थैंक यू। आदर्श। ठीक है, थैंक यू प्रहलाद, फिर इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एट लास्ट।